कार्यकर्ताओं की दुर्दशा। इस समय समिति के सदस्यों की बड़ी दुर्दशा थी। जिन्हें मिलना भी कठिन था। सब पर कुछ न कुछ कर्ज हो गया था। किसी के पास साबुत कपड़े तक न थे। कुछ विद्यार्थी बनकर धर्म क्षेत्रों तक में भोजन कर आते थे। 4-5 ने अपने अपने केंद्र त्याग दिए। 500 से अधिक रुपए में कर्ज लेकर व्यय कर चुका था। यह दुर्दशा देख मुझे बड़ा कष्ट होने लगा। मुझसे भी भरपेट भोजन न किया जाता था। सहायता के लिए कुछ सहानुभूति रखने वालों का द्वार खटखटाया, किंतु कोरा उत्तर मिला कि कर्तव्य विमूढ़ था। कुछ समझ में न आता था। कोमल हृदय नवयुवक मेरे चारों ओर बैठकर कहा करते, पंडित जी अब क्या करें। मैं उनके सूखे सूखे मुख देख बहुधा रो पड़ता कि स्वदेश सेवा का व्रत लेने के कारण फकीरों से भी बुरी दशा हो रही है। एक एक कुर्ता तथा धोती भी ऐसी नहीं थी जो साबुत होती। लंगोट बांधकर दिन व्यतीत करते थे। अंगोछे पहनकर नहाते थे। एक समय क्षेत्र में भोजन करते थे। एक समय 2-2 पैसे के सत्तू खाते थे। मैं 15 वर्ष से एक समय दूध पीता था। इन लोगों की यह दशा देखकर मुझे दूध पीने का साहस न होता था। मैं भी सबके साथ बैठकर सत्तू खा लेता था। मैंने विचार किया कि इतने नवयुवकों के जीवन को नष्ट करके उन्हें कहाँ भेजा जाए। जब समिति का सदस्य बनाया था तो लोगों ने बड़ी बड़ी आशाएं बंधाई थी। कईयों का पढ़ना लिखना छुड़ाकर काम में लगा दिया था। पहले से मुझे यह हालत मालूम होती तो मैं कदापि इस प्रकार की समिति में योग न देता। बुरा फंसा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। अंत में धैर्य धारण कर दृढ़तापूर्वक कार्य करने का निश्चय किया। इसी बीच में बंगाल ऑर्डिनेंस निकला और गिरफ्तारियां हुई। इनकी गिरफ्तारियों ने यहाँ तक असर डाला कि कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता के भाव आ गए। क्या प्रबंध किया जाए, कुछ निर्णय नहीं कर सके। मैंने प्रयत्न किया कि किसी तरह 100 रुपया मासिक का कहीं से प्रबंध हो जाए। प्रत्येक केंद्र के प्रतिनिधि से हर प्रकार से प्रार्थना की थी कि समिति के सदस्यों से कुछ सहायता ले। मासिक चंदा वसूल करे पर किसी ने कुछ न सुनी। कुछ सज्जनों से व्यक्तिगत प्रार्थना की कि वे अपने वेतन में से कुछ मासिक दे दिया करे। किसी ने कुछ ध्यान न दिया। सदस्य रोज मेरे द्वार पर खड़े रहते थे। पात्रों की भरमार थी कि कुछ न धन का प्रबंध कीजिए, भूखों मर रहे हैं। 2-1 को व्यवसाय में लगाने का भी इंतजाम किया। 2-4 जिलों में काम बंद कर दिया। वहाँ के कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम मासिक शुल्क नहीं दे सकते। यदि निर्वाह का कोई दूसरा मार्ग हो और उस ही पर निर्भर रहकर कार्य कर सकते हो तो करो। हमसे जिस समय हो सकेगा देंगे, किंतु मासिक वेतन देने के लिए हम बाध्य नहीं। कोई 20 रुपये कर्ज के मांगता था, कोई 50 का बिल भेजता था और कईयों ने असंतुष्ट होकर कार्य छोड़ दिए। मैंने भी समझ लिया, ठीक ही है, पर इतना करने पर भी गुजर न हो सकी। अशांत युवक दल। कुछ महान भावों की प्रकृति होती है कि अपनी कुछ शान जमाना या अपने आप को बड़ा दिखाना अपना कर्तव्य समझते हैं, जिससे भयंकर हानियां हो जाती है। भोले भाले आदमी ऐसे मनुष्य में विश्वास करके उनके अशांतित साहस, योग्यता तथा कार्यदक्षता की आशा करके उन पर श्रद्धा रखते हैं, किंतु समय आने पर यह निराशा के रूप में परिणित हो जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्यों की किन्हीं कारणोंवश यदि प्रतिष्ठा हो गई अथवा अनुकूल परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने से उन्होंने किसी उच्च कार्य में योग दे दिया, तब तो फिर वे अपने आप को बड़ा भारी कार्यकर्ता जाहिर करते हैं। जनसाधारण भी अंधविश्वास से उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। विशेषकर नवयुवक तो इस प्रकार के मनुष्य के जाल में शीघ्र फंस जाते हैं। ऐसे ही लोग नेतागिरी की
धुन में अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाया करते हैं। इसी कारण पृथक पृथक दलों का निर्माण होता है। इस प्रकार के मनुष्य प्रत्येक समाज तथा प्रत्येक जाति में जाए जाते हैं। इनसे क्रांतिकारी दल भी मुक्त नहीं रह सकता। नवयुवकों का स्वभाव चंचल होता है। वे शांत रहकर संगठित कार्य करना बड़ा दुष्कर समझते हैं। उनके हृदय में उत्साह की उमंगें उठती है। वे समझते हैं 2-4 अस्त्र हाथ आए कि हमने गवर्नमेंट को नाको चने दबवा दिए। मैं भी जब क्रांतिकारी दल में योग देने का विचार कर रहा था, उस समय मेरी उत्कंठा थी कि यदि एक रिवॉल्वर मिल जाए तो 10-20 अंग्रेज़ों को मार दूं। इसी प्रकार के भाव मैंने कई नवयुवकों में देखे। उनकी बड़ी प्रबल हार्दिक इच्छा होती है कि किसी प्रकार एक रिवॉल्वर या पिस्तौल उनके हाथ लग जाए तो वे उसे अपने पास रख ले। मैंने उनसे रिवॉल्वर पास रखने का लाभ पूछा तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। कई युवकों को मैंने इस शौक को पूरा करने में सैकड़ों रुपए बर्बाद करते भी देखा है। किसी क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य नहीं हो, कोई विशेष कार्य भी नहीं, महज शौकिया रिवॉल्वर पास रखेंगे। ऐसे ही थोड़े से युवकों का एक दल एक महादय ने भी एकत्रित किया। ये सब बड़े सच्चरित्र, स्वाभिमानी और सच्चे कार्यकर्ता थे। इस दल ने विदेश से अस्त्र प्राप्त करने का बड़ा उत्तम सूत्र प्राप्त किया था, जिससे यथारुचि पर्याप्त अस्त्र मिल सकते थे। उन अस्त्रों के दाम भी अधिक न थे। अस्त्र भी पर्याप्त संख्या में बिल्कुल नए मिलते थे। यहाँ तक प्रबंध हो गया था कि यदि हम लोग रुपये का उचित प्रबंध कर देंगे और यथा समय मूल्य निपटा दिया करेंगे तो हमको माल उधार भी मिल जाया करेगा और हमें जिस प्रकार के जितनी संख्या में अस्त्रों की आवश्यकता होगी मिल जाया करेंगे। यही नहीं, समय आने पर हम विशेष प्रकार की मशीन वाली बंदूकें भी बनवा सकेंगे। इस समय समिति की आर्थिक अवस्था बड़ी खराब थी। इस सूत्र के हाथ लग जाने और इसके लाभ उठाने की इच्छा होने पर भी बिना रुपए के कुछ होता दिखाई न पड़ता था। रुपए का प्रबंध करना नितांत आवश्यक था, किंतु वह हो कैसे? दान कोई देता न था, कर्ज भी न मिलता था और कोई उपाय न देख डाका डालना तय हुआ। किंतु किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर डाका डालना हमें अभिष्ट न था। सोचा यदि लूटना है तो सरकारी माल क्यों न लूटा जाए। इसी उधेड़-बुन में एक दिन मैं रेल में जा रहा था। गार्ड के डिब्बे के पास की गाड़ी में बैठा था। स्टेशन मास्टर एक थैली लाया और गार्ड के डिब्बे में डाल गया। कुछ खटपट की आवाज़ हुई। मैंने उतर कर देखा कि एक लोहे का संदूक रखा है। विचार किया कि इसी में थैली डाली होगी। अगले स्टेशन पर उसमें थैली डालते भी देखा। अनुमान किया कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा, ताला पड़ा रहता होगा। आवश्यकता होने पर ताला खोलकर उतार लेते होंगे। इसके थोड़े दिनों बाद लखनऊ स्टेशन पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। देखा एक गाड़ी में से कूली लोहे के आमदनी वाले संदूक उतार रहे थे। निरीक्षण करने से मालूम हुआ कि उनमें जंजीर, ताला कुछ नहीं पड़ता, यूं ही रखे जाते हैं। उसी समय निश्चय किया कि इसी पर हाथ मारूंगा। रेलवे डकैती। उस समय से धुन सवार हुई। तुरंत स्थान पर जा टाइम टेबल देखकर अनुमान किया कि सहारनपुर से गाड़ी चलती है। लखनऊ तक अवश्य 10,000 रुपये रोज की आमदनी होती होगी। सब बातें ठीक करके कार्यकर्ताओं का संग्रह किया। 10 नवयुवकों को लेकर विचार किया कि किसी छोटे स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी हो, स्टेशन के तारघर पर अधिकार कर ले और गाड़ी का संदूक उतार कर तोड़ डाले। जो कुछ मिले उसे लेकर चल दे। परंतु इस कार्य में मनुष्यों की अधिक
संख्या की आवश्यकता थी। इस कारण निश्चय किया कि गाड़ी की जंजीर खींचकर चलती गाड़ी को खड़ा करके तब लूटा जाए। संभव है कि तीसरे दर्जे की जंजीर खींचने से गाड़ी न खड़ी हो, क्योंकि तीसरे दर्जे में बहुधा प्रबंध ठीक नहीं रहता है। इस कारण से दूसरे दर्जे की जंजीर खींचने का प्रबंध किया। सब लोग उसी ट्रेन में सवार थे। गाड़ी खड़ी होने पर सब उतरकर गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। लोहे का संदूक उतारकर छेनियों से काटना चाहा। छेनियों ने काम न किया। तब कुल्हाड़ा चला। मुसाफिरों से कह दिया कि सब गाड़ी में चढ़ जाओ। गाड़ी का गार्ड गाड़ी में चढ़ना चाहता था, पर उसे जमीन पर लेट जाने की आज्ञा दी, ताकि बिना गार्ड की गाड़ी न जा सके। 2 आदमियों को नियुक्त किया कि वे लाइन की पगडंडी को छोड़कर घास में खड़े होकर गाड़ी से हटे हुए गोली चलाते रहे। एक सज्जन गार्ड के डिब्बे से उतरे। उनके पास भी माउजर पिस्तौल था। विचारा कि ऐसा शुभ अवसर जाने कब हाथ आए। माउजर पिस्तौल काहे को चलाने को मिलेगा। उमंग जो आई, सीधी करके दागने लगे। मैंने जो देखा तो डांटा, क्योंकि गोली चलाने की उनकी ड्यूटी काम ही न थी। फिर यदि कोई मुसाफिर कौतूहलवश बाहर को सिर निकाले तो उसके गोली जरूर लग जाए। हुआ भी ऐसा ही। जो व्यक्ति रेल से उतरकर अपनी स्त्री के पास जा रहा था, मेरा ख्याल है कि उन्हीं महाशय की गोली उसके लग गई, क्योंकि जिस समय यह महाशय संदूक नीचे डालकर गार्ड के डिब्बे से उतरे थे, केवल 2-3 फायर हुए थे। उसी समय स्त्री ने कोलाहल किया होगा और उसका पति उसके पास जा रहा था, जो उक्त महाशय की उमंग का शिकार हो गया। मैंने यथाशक्ति पूर्ण प्रबंध किया था कि जब तक कोई बंदूक लेकर सामना करने न आए या मुकाबले में गोली न चले, तब तक किसी आदमी पर फायर न होने पाए। मैं नर हत्या करा के डकैती को भीषण रूप देना नहीं चाहता था। फिर भी मेरा कहा न मानकर अपना काम छोड़ गोली चला देने का यह परिणाम हुआ। गोली चलाने की ड्यूटी जिनको मैंने दी थी, वे बड़े दक्ष तथा अनुभवी मनुष्य थे। उनसे भूल होना असंभव है। उन लोगों को मैंने देखा कि अपने स्थान से 5 मिनट बाद फायर करते थे। यही मेरा आदेश था। संदूक तोड़ 3 गठरियों में थैलियाँ बांधी। सबसे कई बार कहा, देख लो कोई सामान रह तो नहीं गया। इस पर भी एक महाशय चद्दर डाल आए। रास्ते में थैलियों से रुपया निकालकर गठरी बांधी और उसी समय लखनऊ शहर में जा पहुँचे। किसी ने पूछा भी नहीं, कौन हो, कहाँ से आए हो। इस प्रकार 10 आदमियों ने एक गाड़ी को रोक कर लूट लिया। उस गाड़ी में 14 मनुष्य ऐसे थे जिनके पास बंदूक या राइफल थी। 2 अंग्रेज सशस्त्र फौजी जवान भी थे, पर सब शांत रहे। ड्राइवर महाशय तथा एक इंजीनियर महाशय, दोनों का बुरा हाल था। वे दोनों अंग्रेज थे। ड्राइवर महाशय इंजन में लेटे रहे। इंजीनियर महाशय पाखाने में जा छिपे। हमने कह दिया था कि मुसाफिरों से न बोलेंगे, सरकार का माल लूटेंगे। इस कारण मुसाफिर भी शांतिपूर्वक बैठे रहे। समझे 30-40 आदमियों ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया है। केवल 10 युवकों ने इतना बड़ा आतंक फैला दिया। साधारणतः इस बात पर बहुत से मनुष्य विश्वास करने में भी संकोच करेंगे कि 10 नवयुवकों ने गाड़ी खड़ी करके लूटी ली। जो भी हो, वास्तव में बात यही थी। इन 10 कार्यकर्ताओं में अधिकतर तो ऐसे थे जो आयु में सिर्फ लगभग 22 वर्ष के होंगे और जो शरीर से बड़े पुष्ट भी न थे। इस सफलता को देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया। मेरा जो विचार था वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। पुलिस वालों की वीरता का मुझे अंदाजा था। इस घटना से भविष्य के कार्य की बहुत आशा बंध गई। नवयुवकों का भी उत्साह बढ़ गया। जितना कर्जा था निपटा दिया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1000 रुपये भेज दिए। प्रत्येक केंद्र के कार्यकर्ता को यथास्थान भेजकर दूसरे प्रांतों में भी कार्य विस्तार करने का निर्णय करके कुछ प्रबंध किया। एक युवक दल ने बम बनाने का प्रबंध किया। मुझसे भी सहायता चाहिए।
मैंने आर्थिक सहायता देकर अपना एक सदस्य भेजने का वचन दिया, किंतु कुछ त्रुटियां हुई जिससे संपूर्ण दल अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस विषय में कुछ भी न जान सका कि दूसरे देश के क्रांतिकारियों ने प्रारंभिक अवस्था में हम लोगों की भांति प्रयत्न किया या नहीं। यदि पर्याप्त अनुभव होता तो इतनी साधारण भूलें न करते। त्रुटियों के होते हुए भी कुछ भी न बिगड़ता और न कुछ भेद खुलता, न इस अवस्था को पहुँचते, क्योंकि मैंने जो संगठन किया था उसमें किसी और से मुझे कमजोरी न दिखाई देती थी। कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि न समझ सकता था। इसी कारण आंख बंद किए बैठे रहे, किंतु आस्तीन में सांप छिपा हुआ था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खानों चित कर दिया। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाक बन बैठे हमारे काट खाने को। नवयुवकों में आपस की होड़ के कारण वितंडा तथा कलह भी हो जाती थी, जो भयंकर रूप धारण कर लेती। मेरे पास जब मामला आता तो मैं प्रेम पूर्वक समिति की दशा का अवलोकन करा के सबको शांत कर देता। कभी नेतृत्व को लेकर वाद विवाद चल जाता। एक केंद्र के निरीक्षक से वहाँ के कार्यकर्ता अत्यंत असंतुष्ट थे, क्योंकि निरीक्षक से अनुभवहीनता के कारण कुछ भूलें हो गई थी। वह अवस्था देख मुझे बड़ा खेद तथा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नेतागिरी का भूत सबसे भयानक होता है। जिस समय से यह भूत खोपड़ी पर सवार होता है, उसी समय से सब काम चौपट हो जाता है। केवल एक दूसरे के दोष देखने में समय व्यतीत होता है और वैमनस्य बढ़कर बड़े भयंकर परिणामों का उत्पादक होता है। इस प्रकार के समाचार सुन मैंने सबको एकत्रित कर खूब फटकारा। अब अपनी त्रुटि समझकर पछताए और प्रीतिपूर्वक आपसे में मिलकर कार्य करने लगे। पर ऐसी अवस्था हो गई थी कि दलबंदी की नौबत आ गई थी। इस प्रकार से तो दलबंदी हो ही गई थी, पर मुझ पर सबकी श्रद्धा थी और मेरे वक्तव्य को सब मान लेते थे। सब कुछ होने पर भी मुझे किसी ओर से किसी प्रकार का संदेह न था, किंतु परमात्मा को ऐसा ही स्वीकार था, जो इस अवस्था का दर्शन करना पड़ा। गिरफ्तारी। काकोरी डकैती होने के बाद से ही पुलिस बहुत सचेत हुई। बड़े जोरों के साथ जांच आरंभ हो गई। शाहजहांपुर में कुछ नई मूर्तियों के दर्शन हुए। पुलिस के कुछ विशेष सदस्य मुझसे भी मिले। चारों ओर शहर में यही चर्चा थी कि रेलवे डकैती किसने कर ली। उन्हीं दिनों शहर में डकैती के 1-2 नोट निकल आए। अब तो पुलिस का अनुसंधान और भी बढ़ने लगा। कई मित्रों ने मुझसे कहा भी कि सतर्क रहो। एक सज्जन ने निश्चित रूपेण समाचार दिया कि मेरी गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने विचार किया कि यदि गिरफ्तारी हो भी गई तो पुलिस को मेरे विरुद्ध कुछ भी प्रमाण न मिल सकेगा। अपनी बुद्धिमत्ता पर कुछ अधिक विश्वास था। अपनी बुद्धि के सामने दूसरों की बुद्धि को तुच्छ समझता था। कुछ यह भी विचार था कि देश की सहानुभूति की परीक्षा की जाए। जिस देश पर हम अपना बलिदान देने को उपस्थित है, उस देश के वासी हमारे साथ कितनी सहानुभूति रखते हैं। कुछ जेल का अनुभव भी प्राप्त करना था। वास्तव में मैं काम करते करते थक गया था। भविष्य के कार्यों में अधिक नर हत्या का ध्यान करके मैं हतबुद्धि सा हो गया था। मैंने किसी के कहने की कोई भी चिंता न की। रात्रि के समय 11 बजे के लगभग एक मित्र के यहाँ से अपने घर पर गया। रास्ते में खुफिया पुलिस के सिपाहियों से भेंट हुई। कुछ विशेष रूप से उस समय भी वे मेरी देखभाल कर रहे थे। मैंने कोई चिंता न की और घर पर जाकर सो गया। प्रातःकाल 4 बजने पर जगा। शौचादि से निवृत्त होने पर बाहर द्वार पर बंदूक के कुंदों का शब्द सुनाई दिया। मैं समझ गया कि पुलिस आ गई है। मैं तुरंत ही द्वार खोलकर बाहर गया। एक पुलिस अफसर ने बढ़कर हाथ पकड़ लिया। मैं गिरफ्तार हो गया। मैं केवल एक अगोछा पहने हुए था। पुलिस वाले को अधिक भय न था। पूछा, यदि घर में कोई अस्त्र हो तो दे दीजिए। मैंने कहा, कोई आपत्तिजनक वस्तु घर में नहीं। उन्होंने बड़ी सज्जनता की। मेरे हथकड़ी इत्यादि कुछ न डाली। मकान की तलाशी लेते समय एक पत्र मिल गया जो मेरी जेब में था। कुछ होनहार की 3-4 पत्र मैंने लिखे।
लिखे थे, डाक खाने में डालने को भेजे, तब तक डाक निकल चुकी थी। मैंने वे सब इस ख्याल से अपने पास ही रख लिए कि डाक के बम्बे में डाल दूंगा। फिर विचार किया, जैसे बम्बे में पड़े रहेंगे वैसे जेब में पड़े हैं। मैं उन पत्रों को वापस घर ले आया। उन्हीं में एक पत्र आपत्तिजनक था जो पुलिस के हाथ लग गया। गिरफ्तार होकर पुलिस कोतवाली पहुंचा। वहां पर खुफिया पुलिस के एक अफसर से भेंट हुई। उस समय उन्होंने कुछ बातें की जिन्हें मैं या एक व्यक्ति और जानता था। कोई तीसरा व्यक्ति इस प्रकार से ब्यौरेवार नहीं जान सकता था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु संदेह इस कारण न हो सका कि मैं दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर अपने शरीर के समान ही विश्वास रखता था। शाहजहाँपुर में जिन जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई वह भी बड़ी आश्चर्यजनक प्रतीत होती थी, जिन पर कोई संदेह भी न था। पुलिस उन्हें कैसे जान गई, दूसरे स्थानों पर क्या हुआ, कुछ भी न मालूम हो सका। जेल पहुंच जाने पर मैं थोड़ा बहुत अनुमान कर सका कि संभवतः दूसरे स्थानों में भी गिरफ्तारियां हुई होगी। गिरफ्तारियों के समाचार सुनकर शहर के सभी मित्र भयभीत हो गए। किसी से इतना भी न हो सका कि जेल में हम लोगों के पास समाचार भेजने का प्रबंध कर देता। जेल में पहुंचते ही खुफिया पुलिस वालों ने यह प्रबंध कराया कि हम सब एक दूसरे से अलग रखे जाए, किंतु फिर भी एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। यदि साधारण कैदियों के साथ रखते तब तो बातचीत का पूर्ण प्रबंध हो जाता। इस कारण से सबको अलग अलग तन्हाई की कोठरियों में बंद किया गया। यही प्रबंध दूसरे जिले की जेलों में भी जहाँ जहाँ भी इस संबंध में गिरफ्तारियां हुई थी किया गया था। अलग अलग रखने से पुलिस को यह सुविधा होती है कि प्रत्येक से पृथक पृथक मिलकर बातचीत करते हैं, कुछ भय दिखाते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करके भेद जानने का प्रयत्न करते हैं।